नो योर कंपनी का मैनेजमेंट से चर्चा और बातचीत के लिए एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कुमार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। मैं आपका जब बता रहा था जुड़ने वाले हो तो मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू टटोलने की बात करी थी आपसे कि आएंगे तो मैं वो नया इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो आया है, आप लोग के एग्रेसिव केपेक्स के जो प्लान्स हैं उस पर चर्चा, रीसेंट फाइनेंशियल और आगे के आउटलुक पे चर्चा करेंगे। तो सर अगले कुछ मिनटों में इन्हीं सब चीजों पे टटोलने का मन था। सबसे पहले तो प्रसन्ना सर, जो इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फाइनलाइज किया है दोनों सेंट्रल और स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए। शायद गोल है कि पीक डिमांड जो होगी 458 गीगावाट्स की 2032 तक, उस चैलेंज को मीट करें और बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट्स बात की जा रही है। आप कैसे देखते हो इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती हैं आपकी कंपनी एनएलसी इंडिया के लिए? जैसे कि आप सही बताया कि जो पीक डिमांड है 458 गीगावाट पहुंचने का उम्मीद रख रहे हैं। इसी के लिए जो है, जो तीनों एरिया में, जनरेटिंग एरिया, ट्रांसमिशन एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में जो प्लान करना चाहिए, उस हिसाब से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है। मैं जो समझता हूँ इसमें कि इसमें प्रोजेक्ट किया गया है 2027 तक अराउंड 7.5% CAGR के हिसाब से ग्रोथ होगा और उसके बियॉन्ड 5 to 6% के हिसाब से ग्रोथ होगा। और लास्ट 2-3 ईयर्स में मोर देन 8% ग्रोथ हुआ है। सो इसमें मैं तीनों एरिया में मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ हमारा कंपनी के लिए। जैसे कि दो पावर जनरेशन कैपेसिटी में ऑलमोस्ट अभी का जो 4.5 लाख गीगावाट मेगावाट से उसको जो है 900 गीगावाट 2032 तक पहुंचाने का है। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग भी प्लान कर रहे हैं। आज के दिन में हमारा जो कैपेसिटी है 6 गीगावाट है और जिसमें 1.4 गीगावाट रिन्यूएबल का है। तो 24% का एक प्रोपोर्शन है रिन्यूएबल का। गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों का टारगेट रख रहे हैं 2030 तक हम जो है 20 गीगावाट तक इसको पहुंचाएं। तो हमारा जो जनरेटिंग कैपेसिटी 3 गुना से ज्यादा हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपने वैसे ऑलरेडी एक अनाउंस कर रखा था आपका खुद का एम्बिशियस कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, जिसे आप कर रहे हो कॉर्पोरेट प्लान 2030, शायद उसी की आप बात कर रहे हो, जहां पे आप अपनी माइनिंग कैपेसिटी 50 MTPA से बढ़ा के 102 MTPA ले जाना चाहते हो 2030 तक, यानी कि 100% ज्यादा इंक्रीज। थर्मल और रिन्यूएबल पावर जनरेशन के भी एग्रेसिव टारगेट्स आपने ऑलरेडी रख रखे हैं। तो ये इस एनईपी के आने से पहले ही आपने अपने टारगेट सेट करे थे क्या? और अब इस एनईपी के आने के बाद क्या और टारगेट्स को छेड़छाड़ करने की जरूरत है, या यू आर स्टिकिंग टू योर कॉर्पोरेट प्लान 2020-30? तो ये जो एनईपी बना है फाइनली अभी तो वो पब्लिश हुआ है, लेकिन कंसल्टेटिव प्रोसेस तो चल रही है और ड्राफ्ट एनईपी भी पहले भी बन चुके थे। तो हमें जो है जिस डायरेक्शन में जाना है हम लोगों को अंदाजा था, तो उसी को लेते हुए हम लोग अपना कॉर्पोरेट प्लान बनाया है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्लान आया है वो हमारा जो कॉर्पोरेट प्लान है उसी का लाइन में है कि हम लोग हमारा रिन्यूएबल कैपेसिटी को काफी इंक्रीज करना है और हमारा प्रपोर्शन जो है मोर देन 50% तक ले आना है 2030 तक और बियॉन्ड दैट। तो हम लोग भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। 20 गीगावाट का जो हमारा कैपेसिटी एडिशन है, इसमें 10 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल रहेगा, तो वहां मोर देन 50% रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन रहेगा। और ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में जो ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत करने का जो बात हुआ है, उससे भी रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन में काफी एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जहां जहां पर एवैक्यूएशन का प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स भी इससे एड्रेस किया जाएंगे। तो ये जो कैपेसिटी एडिशंस हैं जो आपने अनवेल करे हैं, वो तो सब्सटैंशियल केपेक्स रिक्वायर करेंगे। आप लोगों का अपना आकलन क्या है? किस तरह का एस्टिमेटेड स्पेंड करना पड़ेगा और उसके लिए रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज होंगे प्रसन्ना सर? जैसे कि आप सही बताया कि हमारा जो एग्रेसिव कैपेसिटी प्लान है, पिछले 60 साल में हम लोग जो कैपेसिटी जोड़ा, उससे 3 गुना जो है हम लोग अगर आने वाले 6 साल में जोड़ना चाह रहे हैं। तो इन सब के लिए हमारा कैपेसिटी कैपेक्स रिक्वायरमेंट है 1.25 लाख करोड़ है, जिसमें अराउंड 55,000 करोड़ रिन्यूएबल्स में जाएंगे, अराउंड 45,000 करोड़ थर्मल में जाएंगे
एंड अराउंड 25 to 30,000 crores माइनिंग में जाएंगे. सो 1.25 लाख करोड़ का कैपेक्स हम लोग नेक्स्ट 6 years में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इस कैपेक्स को मीट करने के लिए हम लोगों के पास जो इंटरनल रिसोर्सेस हैं और जो रिन्यूएबल का हम लोग एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, इनसे हम लोग इस इक्विटी को और कैपेक्स को अरेंज कर रहे हैं. अच्छा, रीसेंट डेवलपमेंट जो था वो था कि आप लोग वो वेस्टिंग ऑर्डर्स इश्यू हो गए थे, जो आप लोगों की सेकंड कमर्शियल माइन थी और जो शायद बिगेस्ट होगी आपकी मचाकाटा कोल ब्लॉक. शायद आपकी रिलीज ही लिखी हुई थी उसमें कि 30 MTPA कैपेसिटी होगी. तो अपने टारगेट से 50 से 102 MTPA क्षमता तक 2030 तक जाने वाला, ये 50 + 30 ऑलरेडी 80 हो गया क्या इसके बाद? एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे हैं. हमारा टारगेट 102 है, लेकिन जिस 30 मिलियन मेट्रिक टन का जो मचाकाटा कोल ब्लॉक हम लोग को मिला है, ये बहुत अच्छा कोल ब्लॉक है जिसमें स्ट्रिपिंग रेशियो भी बहुत कम है और रिजर्व्स भी 1.4 बिलियन मेट्रिक टन है. सो एक बार ऑपरेशनल हो जाने के बाद ये कंट्री में ही टॉप 5 लार्जेस्ट माइन का एक होगा. और जैसे आप सही बता रहे हैं कि अभी हमारा वेस्टिंग ऑर्डर मिला है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन लेने में प्रोडक्शन का स्टेज लाने में 2-3 साल लग जाएगा. सो आप सही बोल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट 102 है, 80 तक ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं. हाँ, वो ये देखने के बाद मुझे लगा वो पहले बड़ा लग रहा था टारगेट एग्रेसिव है, फिर रियलाइज किया 50 + 30 80 तो ऑलरेडी हो गया. हाँ जी, हाँ. इसके अलावा 50 में ऑलरेडी हम लोगों का कुछ माइंस हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्शन के कगार पर है. जैसे हमारा पचवारा साउथ कोल ब्लॉक है जो ऑलमोस्ट 9 मिलियन मेट्रिक टन का है. ये जो है हम लोग जनवरी तक इसमें प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 9 से 10 मिलियन मेट्रिक टन हम लोग को वहां से भी मिलेंगे. और हमारा जो फर्स्ट कमर्शियल कोल ब्लॉक है नॉर्थ दादू जो हमें मिला है, वो भी जो है 3 मिलियन मेट्रिक टन का है. उसमें भी सभी एक्टिविटीज तेजी से चल रहा है, तो वो भी जो है 3-4 मिलियन यूनिट का एडिशन वो भी होगा. अच्छा, मैं आने से पहले ना आपकी वो एनुअल रिपोर्ट में स्पीच पढ़ रहा था. आप पहली CPSC बने जो 1 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन की तरफ बढ़े इस देश में. उसके बाद रिसेंटली अपडेट आया कि पावर यूजेज एग्रीमेंट साइन करा आपने 200 मेगावाट का ग्रीन पावर का तेलंगाना स्टेट के साथ. ये सब रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं. हाँ जी, हाँ जी. आपका रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो या वो बिजनेस इस समय कितना बड़ा हो चुका है सर? जैसे कि मैं बताया था 1.4 गीगावाट हमारा अभी का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है. और जैसे मैं बताया कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 10 गीगावाट 2030 तक. वो तो इसी डायरेक्शन में हमारा अराउंड 2 गीगावाट का प्रोजेक्ट्स गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु में ऑलरेडी चल रहे हैं. और तो अच्छा, हम लोग जो है असम गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं 1 गीगावाट के लिए, और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हम लोग एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं रिन्यूएबल के लिए, जिसमें मोर देन 2 गीगावाट ऐड होंगे. अच्छा, एक बात बताओ सर, हमारा 10 गीगावाट का टारगेट है, उसमें 2 गीगावाट 1.4 ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं. 2 गीगावाट जो है अभी पाइपलाइन में है, जो नेक्स्ट 1 साल में जो है कमीशन हो जाएंगे. और बाकी अराउंड 4-5 गीगावाट भी हमारा पाइपलाइन में है, जो 2-3 साल के बाद उसका मटेरियल ले जाएंगे. मैं पता है आपने बातचीत में बात छेड़ दी और मैं आना वहीं चाहता था कि रिन्यूएबल एनर्जी उस पोर्टफोलियो को वैल्यू अनलॉक करना आपके तमाम पीयर्स कर रहे हैं. अभी बातचीत में आपने कहा आप भी इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हो. ये कब तक प्लान है, या कोई साइज और स्केल का इंतजार कर रहे हो तब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होनी है, या ऑलरेडी अंडरवे है इसकी वैल्यू अनलॉकिंग की एक्सरसाइज? एक्चुअली दैट प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी था, तो हम लोग एक 100% ओन्ड सब्सिडरी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ऑलरेडी हम लोग फॉर्म कर चुके हैं. और अभी हमारा जो रिन्यूएबल एसेट्स हैं, उस एसेट्स को एंटायरली हम लोग NIRL में ट्रांसफर करने का प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है. तो वो हो जाने के बाद हमारा जो रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑलरेडी है 1.4 गीगावाट, अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़ का जो वैल्यू का है, वो NIRL में ट्रांसफर हो जाएंगे.
और सब्सिक्वेंटली हम लोग इसको जो है एक आईपीओ ले आएंगे फॉर एसेट मोनेटाइजेशन। कोई टाइमलाइंस पे वर्क कर रहे हो आप लोग क्या? हाँ, हम लोग जो है इसको एग्रेसिवली कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर H1 में मोस्ट प्रोबेबली वो मटेरियलाइज होगा, क्योंकि काफी क्लियरेंसेस उसमें से करना पड़ता है। सो वो सभी फाइनेंशियल मतलब एक्टिविटीज। FY25 चल रहा है, FY26 में वो वैल्यू अनलॉक की एक्सरसाइज हो चुकी होगी होपफुली। एग्जैक्टली। अच्छा, एक आखिरी सवाल, Q4 की अर्निंग्स जब आई थी तब वो एग्जीक्यूशन डिलेस का इंपैक्ट था, आय 31% गिरी थी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। उसके बाद जो प्रीवियस क्वार्टर Q1 की अर्निंग्स आई तो आय फ्लैट थी लार्जली, इबीटा 9% गिरा, मार्जिन्स फिर गिर गए। और पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू इबीटा जो लार्जली स्ट्रीट मान रहा था प्रसन्ना सर, उससे थोड़ा सा मिस था। तो ये पीएनएल स्टेबल कब होगा? क्या वो लिग्नाइट माइनिंग, वो आर्बिट्रेशंस, लैंड अवेलेबिलिटी के सारे इश्यूज खत्म हुए हैं क्या? स्टेबल पीएनएल कब एक्सपेक्ट करूं एनएलसी इंडिया से? जैसे कि आप सही बताया, 23-24 में हमारा Q1 एंड Q2 में हम्म, हमारा फाइनेंशियल्स कुछ इफेक्ट हुए थे लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम की वजह से। सो कुछ लैंड एक्विजिशन जो इमीडिएटली जरूरत था वो हमारा पोजीशन में नहीं आया था, और एक रिवर जो है माइनिंग ऑपरेशन के लिए एक रास्ता फॉरवर्ड में आ करनी रहा थी। था। और इसी की वजह से हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 एंड 2 में हम लोगों का लिग्निट प्रोडक्शन कम रहा, और प्रोडक्शन पावर जनरेशन भी उसकी वजह से इफेक्ट हुआ। लेकिन हम लोग दिसंबर आते आते दिसंबर ओके, 2023 आते आते हम लोग ऑल लैंड इश्यूज सॉल्व कर चुके थे, और जो रिवर रिवर ओके, डाइवर्शन करना था वो भी हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके थे। तो जनवरी ऑनवर्ड्स हमारा जो है कोई लैंड एक्विजिशन की वजह से लिग्नाइट प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं हो रही है, और पूरा जनरेशन सभी पावर प्लांट से हमारा हो रही है। तो जो जो स्थिति आप जिस स्थिति के लिए आप पूछ रहे हैं, वो स्थिति ऑलरेडी आ गए हैं। हम सोच रहे हैं ओके, कि ये जो इस क्वार्टर से हमारा जो भी फाइनेंशियल है वो स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि स्टेबल हो जाए, अभी कोई ठीक, जनरेशन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लैंड इश्यूज अदर इश्यूज नहीं है। नहीं है। ओके, प्रसन्ना सर की इंकरेजिंग कमेंट्री, बढ़िया एग्रेसिव केपेक्स की तैयारी, डिमांड एनवायरनमेंट तो है ही इंटरेस्टिंग, और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अब यहां से फाइनेंशियल्स पीएनएल भी स्मूदन आउट होते हुए नजर आएंगे, सारी दिक्कतें अब शायद होपफुली पीछे हैं। प्रसन्ना सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए। छोटा सा थैंक यू। ब्रेक ले लेता हूं,